हाँ जी बेटा. So starting with the basic nature of amines. amines के basic nature पे discussion करनी है. amines are basic in nature. We need to decide that on which property we decide the basic nature of amines कि कोई amine ज़्यादा basic होएगा, कोई amine कम basic होएगा. On what factor do we decide the basic nature of amine that we have to discuss. So going for that, किसी भी amine की अगर मैं बात करता हूँ, we are saying that amines are basic in nature. Can I know why do we call amines to be basic in nature? What is the reason behind that? Because of the lone pair of electron present on nitrogen in amine. Because of that we call it to be basic in nature. And that would be evident from the thing that if it releases the OH minus ion, then we call amine to be basic in nature. So let's say we are having with NH3 या RNH2, basic कोई भी ले लेते हैं. This RNH2, we dissolve it in water and from that we get R NH3 plus and OH minus. ठीक है. So for any particular base we write its ionization constant, that is Kb. एसिड के लिए Ka निकालते थे, बेस के लिए हम क्या निकालते हैं, Kb फाइंड आउट करते हैं. तो Kb क्या होएगा, Kb इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. दिस थिंग बोलता है जितनी Kb की वैल्यू हायर होएगी उतना वो पर्टिकुलर सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक इन नेचर होएगा. जितनी Kb की वैल्यू लोअर होएगी उतना वो पर्टिकुलर सब्सटेंस लेस बेसिक इन नेचर होएगा. सो हायर द वैल्यू ऑफ Kb, more would be the concentration of OH minus ions, and more is the concentration of OH minus ions, more would be the basic nature of it. क्लियर. एक और टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं बेटा पीकेबी. पीकेबी पीकेबी क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी. माइनस ऑफ लॉग ऑफ केबी. सो अगर केबी की वैल्यू हायर है तो इवेंचुअली पीकेबी की वैल्यू लोअर होएगी. Kb की वैल्यू हायर, Pkb की वैल्यू लोअर, तो इसका मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन वुड बी हायर एंड बेसिक नेचर वुड आल्सो बी हायर. बोलो बेटा. क्लियर. This is one of the things by which we decide about the basic nature of amines. Now comes the next thing कि we need to go for the comparison of the basic nature of amines, that which would be more basic, 1 degree, 2 degree, 3 degree, उनमें से we need to decide about the basicity. So going for that, अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले comparison of basic nature of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines और किस पे, इन aqueous phase, या चलो पहले गैस फेज में बात करते हैं. इन गैस फेज दो फेजेस में हम बात करेंगे. वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द गैस फेज, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द aqueous फेज, दोनों में अलग से बात करेंगे. तो पहले हम गैस फेज की बात कर रहे हैं. सो लेट्स ड्रॉ 3 amines, RNH2, R N R H and R N R and R. These are the 3 amines.
अब हम लोगों को इसमें बेसिक नेचर चेक करना है तीनों अमाइंस का. तो स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री. अभी आपने बात करी दैट कि एमाइंस का बेसिक नेचर किससे डिसाइड होता है. इट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द नेगेटिव चार्ज और द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन. तो क्या हम कह सकते हैं बेटा, मोर द नेगेटिव चार्ज मोर वुड बी द बेसिक नेचर, द लेसर द नेगेटिव चार्ज द लेसर वुड बी द बेसिक नेचर. तीनों एमाइंस में अगर आप चेक करते हो तो बेटा n पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तीनों में होगा. बट द थिंग इज दैट आउट ऑफ दीज थ्री, एक में एक एल्काइल ग्रुप अटैच है ऑन द नाइट्रोजन कैरिंग अ लोन पेयर, दूसरे में दो एल्काइल ग्रुप अटैच है ऑन द नाइट्रोजन कैरिंग द लोन पेयर, और तीसरे में तीन एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है. एंड आई थिंक सो एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. तो इवेंचुअली एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंटेंसिफाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, इधर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स है, एंड इधर देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स. सो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप में जो n पे नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट वुड बी लेसर कंपेयर टू दैट ऑफ जिसमें दो होंगे, कंपेयर टू दैट ऑफ जिसमें तीन एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे. तो कैन आई से दैट की सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन या सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होगा, 3 डिग्री वाले में. तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होएगा, 3 डिग्री 1. सो बेसिक नेचर का ऑर्डर would be 3 degree would be most basic, then 2 degree, then 1 degree, and at the last is ammonia. एक मैं ये भी ले लेता हूं, चलो यहाँ पे इसमें बचा n पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट कोई एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है यहाँ पे, और अगर एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डोनेटिंग ग्रुप कोई भी नहीं है, चार्ज डेंसिटी बढ़ाने के लिए कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो सबसे कम बेसिक इन नेचर होएगा. सो एट द लास्ट वुड बी NH3 हैविंग नो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू इट. आर वी क्लियर? अच्छे से जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं फिर. क्या बेटा, चले. अब यही बेसिक नेचर बेटा हम लोगों को चेक करना है इन द एक्वस फेज. ये तो हमने गैस फेज में बात करी, अब यही सेम चीज की मैं बात करूंगा किसमें, एक्वस फेज में. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस किसमें, एक्वस फेज में. अगर मैं एक्वस फेज में बेसिक नेचर की बात करता हूं तो बेटा खाली एक्वस फेज में एक चीज से हम बेसिक नेचर डिसाइड नहीं कर सकते जैसे हमने गैस फेज में किया. हमने गैस फेज में किस बेसिस पे किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे. Aqueous phase में we cannot only rely upon the electron donating alkyl groups, we have to think over to some other things also. So going for that, in aqueous phase आपके पास तीन फैक्टर्स आते हैं बेटा. सबसे पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट. IE is the inductive effect of electron donating alkyl groups. So वो क्या होता है बेटा, ये जो डोनेशन वाला इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इफेक्ट, इसको बोलते हो आप इंडक्टिव इफेक्ट. तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होएगा, 3 डिग्री में, फिर कहाँ होगा 2 डिग्री में, फिर कहाँ होगा. तो कहना है इसे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट द मोस्ट बेसिक अमाइन शुड बी, देन इट शुड बी. सेकंड आता है बेटा
स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर मतलब कि कोई भी अमाइन अगर एक्वस सॉल्यूशन में हम लोगों ने डिसॉल्व किया तो वो वाटर में डिसॉल्व होने के लिए उसके लिए कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी, कितना उसको वाटर रिपेल करेगा डिसॉल्व होने में, उसको बोलते हो आप स्टेरिक फैक्टर। तो कहना है इससे सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में होएगी, जहां पे रिपेलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होएगा क्योंकि बल्कियर ग्रुप्स 3 अटैच्ड होंगे, एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2 डिग्री जिसमें 2 बल्कियर ग्रुप अटैच्ड होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप्स, एज कंपेयर टू दैट ऑफ 1 डिग्री जिसमें एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होएगा। तो कैन वी से दैट कि 3 डिग्री अमाइन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है और 1 डिग्री अमाइन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे, तो द ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वुड बी, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर अपोजिट होएगा बट सॉल्युबिलिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे सॉल्युबिलिटी अगर मैं कहूंगा, डिसॉल्वेबिलिटी अगर कहूंगा तो 1 डिग्री सबसे इजीली डिसॉल्व होएगा, और जितना इजीली डिसॉल्व होएगा कोई एमाइन उतना जल्दी वो OH माइनस आयन रिलीज करके देगा, क्योंकि OH माइनस आयन के बेसिस पे ही तो आप बेटा बेसिसिटी बता रहे हो। अगर वाटर में डिसॉल्व होने पे ये OH माइनस आयन रिलीज करेगा तभी तो आप उसको बेसिक कह रहे हो। अगर उसको डिसॉल्व होने में ही प्रॉब्लम होएगी तो उसको OH माइनस आयन रिलीज करने की जो टेंडेंसी होएगी, क्वांटिटी होएगी, दैट वुड बी लेसर। सो सबसे आसानी से 1 डिग्री डिसॉल्व होएगा तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होएगी 1 डिग्री में, देन इट वुड बी इन 2 डिग्री, देन इट वुड बी इन 3 डिग्री। Am I clear with this? So the order would come out to be 1 degree, 2 degree and 3 degree. Thirdly, it's the hydration factor. हाइड्रेशन फैक्टर का मतलब होता है बेटा कौन सा अमाइन कितना इजीली हाइड्रेट हो सकता है। हाइड्रेट हो सकता है का मतलब कि वाटर में कितना इजीली कौन सा अमाइन डिसॉल्व होके एनर्जी रिलीज करके देगा। हाइड्रेशन का मतलब ही होता है वाटर उसके अराउंड क्या बना ले, शील्ड बना ले, उसको पूरा डिसॉल्व कर ले अपने अंदर, वो हाइड्रेशन फैक्टर की बात आती है। मतलब जो सबसे आसानी से डिसॉल्व होएगा उसका हाइड्रेशन फैक्टर क्या होएगा, सबसे फेवरेबल होएगा, और जिसके लिए डिसॉल्व होना प्रॉब्लम होएगी वो क्या होगा, मतलब नहीं डिसॉल्व हो पा रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम रिलीज हो रही होगी इन दैट केस। सो कैन आई से अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन फैक्टर द ऑर्डर शुड बी, क्योंकि सबसे आसानी से 1 डिग्री डिसॉल्व हो पाता है और सबसे डिफिकल्टी से 3 डिग्री डिसॉल्व हो पाता है। आर वी क्लियर विद दीज 3 फैक्टर्स? हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन। हाइड्रेट होना मतलब वाटर में डिसॉल्व हो पाना, वो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होएगी, 3 डिग्री की सबसे कम होएगी। शैल वी प्रोसीड? अब बेटा अगर तीनों फैक्टर्स में देखते हो तो एक फैक्टर कह रहा है दैट 1 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए, और दो फैक्टर्स कह रहे हैं दैट 1 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब आप तीनों फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट लेते हो बेटा तो आप देख रहे हो दैट 2 डिग्री इज इन बिटवीन इन ऑल 3 ऑफ देम। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होता है बच्चा दैट कम्स आउट टू बी फॉर द 2 डिग्री। जब तीनों को आप ऐड ऑन करके देखते हो तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर आता है 2 डिग्री में। अगर R ग्रुप एल्काइल ग्रुप हमारा मिथाइल ग्रुप है, ओनली मिथाइल ग्रुप, जो आप डिग्री डिसाइड कर रहे थे उस डिग्री डिसाइड करने में अगर R ग्रुप आपका मिथाइल ग्रुप है अगर, तो आपका 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा है ही है बेटा। जो इंडक्टिव इफेक्ट आपका होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप कि कितना बड़ा ग्रुप है। जितना बड़ा ग्रुप होएगा उतना उसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होएगी, और जितनी डोनेटिंग पावर ज्यादा है उसका मतलब उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ होएगा, जहां पे आपके पास डोनेटिंग ग्रुप बड़ा होगा। जितना बड़ा डोनेटिंग ग्रुप उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ या ना? तो कैन आई से दैट कि सिंस मिथाइल ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, इससे छोटा कोई ग्रुप नहीं होता, और एक कार्बन का ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप, तो कैन आई से मिथाइल ग्रुप के केस में इंडक्टिव इफेक्ट वुड बी वेरी लेस, because of which the steric factor and the hydration factor would overpower on the inductive effect, क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट सबसे कम है मिथाइल ग्रुप का,
जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, अकॉर्डिंग टू विच हम क्या कह सकते हैं, 3 डिग्री की जो आपके पास बेसिक नेचर होएगा दैट वुड बी लेसर कंपेयर टू दैट ऑफ 4. तो shall I say the order would come out to be this: for alkyl group to be methyl group, only for alkyl group to be methyl group. अगर alkyl group कोई और हो गया तो this order would not be there. This order is only applicable if my alkyl group is the methyl group. Am I clear? आगे चलते हैं. अब अगर हमारा alkyl group कुछ और हो गया बेटा, मान लो R group is either C2H5 और C3H7 और C4H9 और C5H12, कोई भी हो गया इनमें से बेटा, एनी वन ऑफ दीज, तब आपके पास क्या होता है बच्चा, 2 डिग्री तो है ही है, वो तो तीनों में इन बिटवीन है, तो इट शुड बी मोर. But in that particular case, the inductive effect would overpower on the steric factor and the hydration factor. Because of that, the order comes out to be बात समझे. And in both of them, at the last, the thing that would come would be NH3. In both of them, NH3 तो लास्ट में होगा ही होगा, चाहे वो आपका एल्काइल ग्रुप छोटा एल्काइल ग्रुप है, चाहे वो एल्काइल ग्रुप आपका बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इट डजंट मैटर विद इट. एल्काइल ग्रुप कोई भी हो, आपके पास NH3 की जो बेसिक नेचर होएगा दैट वुड बी लीस्ट. आर वी ऑल क्लियर विद दिस? पक्का? एनी डाउट्स टू एनीवन? ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से. डन? नमन हो गया? शिवांग? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आप. So the next thing that comes up is we say that the aryl amines are basically less basic compared to that of the alkyl amines. कोई भी aryl amine की अगर हम बात करें तो aryl amine less basic होते हैं alkyl amines से. Aryl amines are less basic than alkyl amines. Why is it so? That we have to discuss. Basic nature decide किससे होता है? That is by the lone pair या negative charge या OH minus, किसी भी चीज से. अगर हम aryl amine की बात करें तो let's take an example of aniline. होता क्या है बेटा, एनिलीन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. इंस्टेड दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनिलीन इज बीइंग यूज्ड फॉर द रेजोनेंस. इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन पे, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है. सो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बाहर आके फिर से नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगी. फिर से वही चीज, नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज.
अगेन नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके फिर से नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड वापसी ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज। ये बन गया बेटा। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो इट वुड बी so we can easily see that because the lone pair of electron on nitrogen is being involved in resonance, so it is not available for donation। और जब तक बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होएगा तब तक हम उसके बेसिक नेचर पे कमेंट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दैट द ऑर्डर फॉर द बेसिक नेचर कम्स आउट टू बी, अगर मैं गैस फेज की बात करता हूँ तो इट इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, देन इट्स एमोनिया, and at the last comes is aniline। बोलो बेटा। Are we clear all of us? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब बात आती है बेटा द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। हमारे पास दो टाइप के सब्सटीट्यूएंट्स होते थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो उन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होएगा ऑन द बेसिक नेचर, उसकी बात करनी है। सो कमिंग ओवर टू दैट, effect of substituents on basic nature of amines. So let's say तीन कंपाउंड्स मैंने बनाया बेटा। वन ऑफ देम इज एनिलीन, द मिडल वन ऑफ देम इज एनिलीन विद अ एल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप, एंड वन ऑफ देम इज एनिलीन विद अ नाइट्रो ग्रुप। अगर मैं दो ग्रुप्स की बात करना चाहूँ तो वन ऑफ द ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड द अदर वन इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन donating group and this is electron। अब बेटा एनिलीन का अगर रेजोनेंस हमने ऊपर अभी देखा तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव, अगर बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होएगा चाहे किसी भी पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑन द बेंजीन रिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इंक्रीज होएगी तो क्या बेसिक नेचर बढ़ेगा या कम होगा? यार इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ रही है तो उसी को तो बेसिक नेचर का नाम देते हैं। तो the more the negative charge, the more the electron donating power, the more would be the basic nature। तो electron donating group would intensify the negative charge, would increase the basic nature of amine। So the order for basicity would be this, सबसे ज़्यादा it would be for donating group, second
without any group, third with the electron withdrawing group. So I can write over here EWG group decreases the basic nature and EDG group increases the basic nature. EWG group decreases the basic nature and EDG group increases the basic nature of aniline or of amines. Clear? चलो नोट डाउन करो जल्दी से. हाँ जी बेटा. Starting with the first question. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reactions. Why? Page number 121, question number 1. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reactions. Why? Because Friedel-Crafts reactions में हमारे पास क्या चीज़ होती थी, बस एक specifically हम बात करते थे. Friedel-Crafts reactions takes place in the presence of anhydrous AlCl3 and anhydrous AlCl3 acts as the Lewis acids. एसिड्स, लुइस एसिड्स क्या होते थे? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते थे उनको कहते थे लुइस एसिड्स, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज द लुइस बेसिस. सिंस यहाँ पे हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 इज एक्टिंग एज अ लुइस एसिड, मीनिंगली इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो क्यों नहीं करता वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस एनिलीन बेटा? क्योंकि एनिलीन इज अ बेस, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एनहाइड्रस AlCl3 इट फॉर्म्स अ salt. Because of that particular reason aniline do not undergo Friedel-Crafts reactions. Instead it undergoes normal alkylation and normal acylation, but not the Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Clear? Next question. Why alkyl cyanides cannot be prepared from diazonium salts? हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी इस पे बेटा. That is, ये रिएक्शन जो हमने करी थी दैट RnH2, इनको अगर मैं रिएक्ट करता हूँ NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपका पहले यही प्रोडक्ट बनता Rn2 प्लस Cl माइनस. बट बेटा ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट ब्रेक्स डाउन टू गिव अस ROH. इंस्टेड जो एराइल डाइजोनियम वाला था, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बिकॉज दैट वाज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. सो वही बोल रहे हैं, दिस इज बिकॉज एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर वेरी अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली ऑब्टेन्ड. Among isocyanide and cyanide, which compound has an offensive smell? It was isocyanide, which is having a foul smell. How will you convert an alkyl halide into a primary amine having one more carbon than the alkyl halide used? बोल रहे हैं जो alkyl halide आपने यूज किया है, this let's say RnH2 RCl, not NH2, ये RCl है. आपको जो प्रोडक्ट चाहिए you have to have the product with one carbon extra to it. मतलब आपको प्रोडक्ट चाहिए RCH2NH2 let's say. You have to have the product with one carbon extra. तो अगर one carbon extra चाहिए तो what would we do? That is the thing. So कभी भी कार्बन नंबर इंक्रीज करना होता है एंड वन कार्बन से इंक्रीज करना है तो we have to introduce cyanide. So KCN becomes RCN and undergoing the इसकी reduction, that is LiLH4 क्या बन जाएगा? RCH2NH2. The product obtained is one carbon extra. So whenever we want one carbon extra, then the alkyl halide used, so we have to take cyanide in that case. Next. Question number 5 कह रहे हैं arrange the following isomeric compounds in order of the
बॉइलिंग पॉइंट्स, बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट सब में सेम है तब हम डिसाइड करते हैं वैन डर वाल फोर्सेस के बेसिस पे, और वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड करती हैं सरफेस एरिया पे। द मोर द सरफेस एरिया द मोर वुड बी द वैन डर वाल फोर्सेस। तो आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं उन्होंने क्या, CH3 CH2 N CH3 whole twice, then it is CH3 CH2 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 NH2, and at the last it is CH3 CH2 whole twice NH। बेटा तीनों के तीनों आपके पास एमाइंस हैं, तीनों में नाइट्रोजन है, तीनों कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो हम फैक्टर नहीं डिसाइड कर सकता कि विच वुड बी हैविंग विद द हायर बॉइलिंग पॉइंट, विच वुड डिसाइड दैट इज द वैन डर वाल फोर्सेस विच डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। तो कैन आई से द सरफेस एरिया वुड बी मैक्सिमम इन 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा 1 डिग्री का होगा, then it would be for 2 डिग्री and at the last it would be for 3 डिग्री। so boiling point का order हो जाएगा बेटा 1 डिग्री, then 2 डिग्री, then 3 डिग्री अमाइन। this would be the order for their boiling point। next again question boiling point का ही है उसके बाद, but वहाँ पे atoms different है। one of them is an alcohol, another is an amine, third one is an ether and fourth one is again an amine but a 2 डिग्री amine। तो सबसे स्ट्रॉन्गर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दैट इज एन अल्कोहल। सो द ऑर्डर शुड बी सबसे पहले अल्कोहल, फिर इट शुड बी amine and at the last it should be ether। अब बेटा एमाइन में आपके पास दो एमाइन है, एक 1 डिग्री अमाइन और एक 2 डिग्री अमाइन। तो द मोर वुड बी फॉर द 1 डिग्री अमाइन क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, 2 डिग्री का सरफेस एरिया कम होगा, बिकॉज ऑफ विच वैन डर वाल फोर्सेस 2 डिग्री में कम होंगी। सो द ऑर्डर वुड बी पहले अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन एंड एट द लास्ट इट वुड बी ईथर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7th, copper 2 sulfate solution gives a deep blue color on shaking with ethylamine, explain because it forms a complex। वहां पे दे रखा आपको CuNH2 C2H5 whole 4 जिसका कलर क्या होता है, इट्स अ डीप ब्लू कलर complex that is being formed। why ethylamine has a lower boiling point than ethyl alcohol? देखो इधर आपको बोल रहे हैं ये 8th में ethylamine that is CH3 CH2NH2 and an ethyl alcohol that is CH3 CH2OH। तो बेटा इथाइल अमाइन और इथाइल अल्कोहल में से अगर आप देखना चाहो तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इथाइल अमाइन। व्हाई? बिकॉज इथाइल अल्कोहल में देयर इज एन ऑक्सीजन दैट इज बीइंग प्रेजेंट व्हिच हैज द हायर टेंडेंसी टू अंडरगो stronger hydrogen bond compared to that of the nitrogen। that's why the hydrogen bonding would be more in the case of alcohol, lesser in the case of amine, because of which the order of boiling point is first it would be alcohol, then it would be amine। ठीक है? question number 8, 9th one now, arrange the following sets in order of their decreasing basic strength। basic strength का order अभी अभी हम लोगों ने सीखा, गैस फेज में order होता है 3 to 1 और aqueous फेज में it would be 2 1 3 और 2 3 1 depending upon the alkyl group। so आते हैं इथाइलमाइन, अमोनिया एंड ट्राइथाइलमाइन। तो एक 1 डिग्री है, एक NH3 है और एक 3 डिग्री है। these are the things। ethylamine that is CH3 CH2 NH2, ammonia and then
इथाइलमाइन। These are the three बेटा। सो ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री देन 1 डिग्री देन NH3, 3 डिग्री देन 1 डिग्री देन NH3। तो फर्स्ट वुड बी दिस, then it would be this, then it would be amine, that is ammonia। ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं इथाइलमाइन, CH3 CH2 NH2। नेक्स्ट इज 1 amino ethene, and the last is diethylamine। this thing। so एक 1 डिग्री है, एक अगेन 1 डिग्री है बट इट्स एन एल्कीन, और थर्ड वन इज अ 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 2 डिग्री का। दिस इज वुड बी फर्स्ट वन। अब बेटा एल्कीन्स की एसिडिक नेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एल्केन्स, और हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, एल्केन का। सो दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 3। एल्कीन्स एंड एल्काइंस का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ एल्केन्स। एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है। बेसिक नेचर का क्या हो जाएगा, that would be 1 degree would be most basic and 3 degree would be least basic। या डबल बॉन्ड, यू कैन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से अगर मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ट्रिपल बॉन्ड इज मोस्ट एसिडिक, देन इट्स डबल बॉन्ड, देन इट्स सिंगल बॉन्ड। और बेसिक में उल्टा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड इज मोस्ट बेसिक, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। आर वी क्लियर विद दिस? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10th, गिव द नेम ऑफ द प्रोडक्ट along with its structure when CH3NH2 reacts with excess of CH3I। CH3NH2 reacts with CH3I and this is an excess। If you remember ammonolysis of alkyl halides हमने पढ़ा था, और ammonolysis में प्रोडक्ट बनता था that is quaternary amine। अगर एक्सेस में आपका एल्काइल हेलाइड होता तो, और अगर एक्सेस में अमाइन होता तो इट शुड हैव बीन 1 डिग्री ओनली। तो अभी 3 डिग्री 4 डिग्री बनेगा आपका जाके क्वाटिनरी प्रोडक्ट, दैट इज CH3 होल 4N प्लस I माइनस, दैट इज टेट्रा मिथाइल एमोनियम आयोडाइड। क्लियर? ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेनी करके दिखा रहा है, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से एन ब्यूटाइल अमाइन प्रिपेयर करना है, मतलब 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन अमाइन प्रिपेयर करना है एन ब्यूटाइल अमाइन बाय यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। वी हैव डिस्कस्ड दैट। हमने इथाइल अमाइन प्रिपेयर किया था, नाउ दे आर टेलिंग इट फॉर द ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, aniline is a weaker base than cyclohexylamine, eventually it would be weaker base, why? here a beta aniline, this and this is cyclohexylamine। बेटा एनिलीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनिलीन। बट साइक्लोहेक्साइलामाइन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज एज इट इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, वो कहीं पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज वेरी मच रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, और जितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल होएगा उतना ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होगा।
तो cyclohexylamine would be more basic compared to that of aniline. Clear? Second part कह रहे हैं बेटा, C2H5NH2 is soluble in water whereas C6H5NH2 is not. So C2H5NH2 is this and C6H5NH2 is aniline. तो बेटा एनिलीन में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है. स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी वुड बी लेस कंपेयर टू दैट ऑफ द इथाइलामाइन, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, वहाँ पे बल्कियर ग्रुप अटैच्ड नहीं है. एनिलीन में बेंजीन रिंग जो है बल्कियर है, उसकी वजह से देयर इज अ वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस एंड उसको डिसॉल्व हो पाना डिफिकल्ट होता है इन दैट केस. ठीक है. नेक्स्ट, account for the following in the preparation of monobromoaniline. Aniline is first acetylated before it reacts with bromine. हमने लास्ट क्लास में रिएक्शन सीखी है क्या, देखो इधर. इससे हमें अगर ये बनाना होता था, दिस थिंग, क्या करते थे, सिंस अगर ब्रोमिनेशन करनी है बेटा एनिलीन की, तो एनिलीन तो ट्राइब्रोमिनेशन करता है और हमें क्या चाहिए, मोनोब्रोमो का प्रोडक्ट चाहिए. और अगर मोनोब्रोमो का प्रोडक्ट चाहिए होता था तो हम लोगों को एनिलीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट डिक्रीज करना होता था एंड दैट इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय मेकिंग अ एमाइड. तो पहले एमाइन को वी वुड कन्वर्ट इट टू एमाइड और उसके बाद अगर हम उसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो इट वुड बी गिविंग अस अ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट. तो सबसे पहले कन्वर्टेड टू एमाइड. सो क्या करते थे, एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके इसको एमाइड बना लेते थे, इससे रिएक्ट करके. करा था यस और नो? इससे एमाइड बनेगा बेटा, दिस थिंग NH C डबल बॉन्ड O CH3. तो बेटा अब एनिलीन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है. अब आप इस पे चाहे ब्रोमिनेशन करो चाहे नाइट्रेशन करो, यू वुड बी गेटिंग अ मोनोब्रोमो एंड मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट. मोनोब्रोमो और मोनोनाइट्रो का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे दोनों केस में, चाहे कुछ भी करना चाहो. तो अगर हमें ब्रोमिनेशन करनी है तो ब्रोमिनेशन कर दो, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस से करोगे तो क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे देयर वुड बी Br that would come NH C double bond O CH3 and Br. और वापसी अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं H2O in presence of H plus, you would get your product. तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि what happens with the acetylation of the aniline, या why do we go for the acetylation of aniline first before converting it to monobromoaniline. This is because if we go for the normal bromination of the aniline, then it would give a tribromo product. We cannot get a monobromo product in that case. And if we need a monobromo product, then we need to decrease the activating effect of aniline, and that is being decreased by making a amide out of it. That's why हमने amine को पहले क्या बनाया, amide. Clear? और सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन अनएक्सपेक्टेडली गिव्स 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन. बार बार मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बोला है, दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द एनिलीनियम आयन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. और वो एनिलीनियम आयन क्या होता है, इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग deactivating group. Because of that particular reason this thing happens. ठीक है बेटा, तेरे पास बुक नहीं है तो वो संभालने के लिए है, नेक्स्ट ईयर पढ़ेगा, उससे क्या. और बाद में आते हो पूछते हो फिर कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो. होता है ना ऐसा, जब पेपर आता है, सर ये चैप्टर्स आ रहे हैं पेपर में, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो. तो जब मैं बताता हूं तो बुक अपना बैग में रखते हो.
किसके लिए रख रहा था बैग में? हाँ, कोई और पढ़ेगा क्या बाद में? चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूं। तीनों पार्ट्स मैंने करा रखे हैं, रिकॉल करा रहा हूं क्या है तीनों पार्ट्स। बोल रहे हैं एनिलीन रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन करनी है जिसमें तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो का, पैरा का, मेटा का, तीनों प्रोडक्ट्स बनते थे, याद है लास्ट टाइम किया था। सेकंड बोल रहे हैं एनिलीन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। इफ यू रिमेंबर देन ज्विटर आयनिक फॉर्म बनाई थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में। दैट ज्विटर आयनिक फॉर्म इज नथिंग, इट इज द सेम प्रोडक्ट दैट वुड बी फॉर्म्ड इन द सेकंड रिएक्शन। और थर्ड बोल रहे हैं एनिलीन रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड। ये मैंने अभी जो किया है बेटा, ये आपके पास मैंने सेम रिएक्शन करी है बट आई हैवंट टेकन द बेंजोइल क्लोराइड, बट रिएक्शन इज सेम। क्या हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड में? दिस इज एनिलीन, this is aniline reacting it with benzoyl chloride which is this. This thing, यहाँ से H, यहाँ से Cl remove and the product that you would get is NH, C double bond O, that would be N phenyl benzamide. Are we clear? ठीक है। देन 15th क्वेश्चन कह रहे हैं पैरा मिथॉक्सी एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन पैरा नाइट्रो एनिलीन। ऑफ कोर्स सी बात है, बिकॉज मिथॉक्सी ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन withdrawing group. Electron donating group increases the basic nature whereas electron donating group decreases the, whereas which is weaker than the aniline. मतलब नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिलीन इज वीकर देन एनिलीन बिकॉज आपके पास क्या है, एनिलीन में कोई ग्रुप अटैच नहीं होता तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ अगर एनिलीन में आप नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हो तो। यही पार्ट है देखो, बस इसमें यहाँ पे मिथाइल, मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया है, ये मिथॉक्सी ग्रुप कह रहे हैं OCH3 ग्रुप। ऑर्डर इज सेम, OCH3 फिर एनिलीन फिर नाइट्रो, ठीक है। और लास्टली एराइल डाइजोनियम आयन आर मोर स्टेबल देन एल्काइल डाइजोनियम आयन बिकॉज एराइल डाइजोनियम आयन में रेजोनेंस होता है whereas एल्काइल डाइजोनियम आयन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है बात? चलो अब आ जाओ जल्दी से कन्वर्जन्स पे, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। कन्वर्जन्स आर देयर, स्टार्टिंग ऑफ विद द कन्वर्जन्स। Miscellaneous question number 1. मैक पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। Write chemical equations for the following conversions. First part CH3CH2Cl. We have to convert it to CH3CH2CH2NH2। दो चीजें बस याद करा रहा हूं, जरूर से ध्यान रखना इसकी सारी कन्वर्जन्स के लिए। सबसे पहली चीज, अगर कार्बन चेन कभी भी इंक्रीज करनी है एक कार्बन से तो वी नीड टू गो फॉर द साइनाइड CN। सेकेंड चीज, अगर कार्बन चेन कभी भी डिक्रीज करनी है एक कार्बन से, गो फॉर द हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। Hoffman bromamide reaction, for that we should be having with the amide। अगर amide नहीं है तो पहले amide बनाओ उसके बाद Hoffman bromamide करो, बट कार्बन एटम डिक्रीज Hoffman bromamide से ही
होंगे, ऐसे डिक्रीज नहीं होंगे, ये बोल रहे हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप चेक करो यहाँ पे कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करना है मतलब साइनाइड लाना पड़ेगा बेटा। साइनाइड लाने के लिए रिएक्टेड विद क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN। और मेरे बच्चे अगर CN की मैं रिडक्शन करता हूं तो आई कैन गेट द CH3NH2 बाय रिएक्टिंग इट विद LiAlH or H2BD also I could have gone for। समझ गए, क्लियर है बात। सेकंड वन, C6H5CH2Cl into C6H5CH2CH2NH2। इफ यू कैन सी मुझे यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली रिएक्शन दिख रही है, तो आई एम नॉट डूइंग इट exact same, react it with KCN, then go for the reduction of it, you would get your product। react it with KCN, then go for the reduction of it, we would be getting our product। चलें आगे, ठीक है। लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 2। पाजी पढ़ सेकंड क्वेश्चन। First part is aniline, benzene to aniline. This is benzene with us. We need to convert it to aniline. How can we do so? बेंजीन को डायरेक्ट एनिलीन बनाना तो हम लोगों के लिए पॉसिबल है नहीं बेटा, तो पहले बेंजीन को क्या कर दो, नाइट्रोबेंजीन बना दो। और हम लोगों ने नाइट्रो को एमाइन बनाना तो सीखा है बेटा, नाइट्रो को एमाइन बना दो रिडक्शन करके। फर्स्ट रिएक्शन ये पड़ी थी सबसे पहली रिएक्शन। सो गो फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, we would get a नाइट्रोबेंजीन। एंड नाइट्रोबेंजीन को अगर हम रिएक्ट कर देते हैं किससे, Sn plus HCl और Fe plus HCl और H2PD किसी से भी, तो you would get aniline out of it। क्लियर, आगे चलो। बेंजीन इंटू N कॉमा N डाई मिथाइल एनिलीन, तो मैं बेटा एनिलीन से बना लूँ वो, क्योंकि बेंजीन से एनिलीन तो बना पाओगे, अभी ऊपर किया हमने, तो मैं डायरेक्ट एनिलीन से दिखाऊंगा वो आपको। फ्रॉम एनिलीन टू N कॉमा N डाई मिथाइल एनिलीन। ये बनाने के लिए बोल रहे हैं बेटा, मतलब इससे ये बनाना है, बेंजीन से ये, तो पहले बेंजीन को नाइट्रो फिर एनिलीन, एनिलीन से ये चीज बना सकते हैं, अब हम वो काम कह रहे हैं करने के लिए। सो एल्काइलेशन कर दो 2 टाइम्स, बन गया आपका प्रोडक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ CH3Cl in presence of OH minus, you would get your product। 2 times of CH3Cl in presence of OH minus, we would be getting our product। Clear? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़। थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा Cl CH3 CH2 CH2 Cl, CH2 whole 4 Cl 2 NH2 CH2 whole 6 NH2, यही बोल रहे हैं बेटा। ठीक है स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे,
अगर अब आप चेक कर रहे हो तो मुझे 2 कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं बेटा। पहले एक कार्बन एटम इंक्रीज करना था तो हमने NH2 से CN से रिएक्ट करके कर लिया। अभी भी आपको वही काम करना है बट 2 इंक्रीज करना है, तो 2 Cl भी तो है हमारे पास, तो 2 टाइम्स कर देंगे KCN से। सो रिएक्टिंग दिस विद 2 टाइम्स ऑफ CN CH2 होल 4 CN, और अब दोनों CN की क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, यू वुड गेट योर प्रोडक्ट LiAlH4। दैट्स इट। बात समझे? डन। लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 शायद बेसिक नेचर का क्वेश्चन है। रिद्धिमान पढ़ जल्दी से, क्या है? Arrange the following in decreasing order of their basic strength. ठीक है। C6H5NH2, C6H5NH2, C2H5NH2, C2H5NH2, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole twice NH NH3. एंड NH3। सो बेटा यहाँ पे एक एनिलीन है, एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक एमोनिया है, तो ऑर्डर वुड बी C2H5 whole twice NH, then it would be C2H5NH2, then it would be NH3, and at the last it would be C6H5NH2। अभी अभी सीख कर आए हैं ये पूरा। किया था अभी ये? बोलो बेटा, क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करो। चलें आगे। चलो लेट्स कम ओवर टू क्वेश्चन नंबर 4। मुझे पता था तूने नहीं किया होगा इसलिए मैं रुक गया। फिर देखा सरा है। पाजी तू कैसी बातें करता है? हंसते हंसते बोला, मैं कहाँ हंस रहा हूँ। हो गया? क्या बात है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। वो जस्ट पढ़ 4th क्वेश्चन। Complete the following acid-base reactions and name the products. CH3, CH2, CH2, CH3 फर्स्ट पार्ट है, CH3 CH2 CH2 NH2 plus प्लस HCl HCl gives. गिव्स। बताना है मुझे? अच्छा ठीक है। सो एसिड बेस रिएक्शन है, एमाइन इज बेसिक इन नेचर एंड HCl इज एसिडिक इन नेचर। क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 NH3 प्लस एंड Cl माइनस, NH3 प्लस एंड Cl माइनस। नेम क्या होगा इसका, कोई बताएगा? नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जल्दी से। नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। पीछे से देख के ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड। सो इट इज ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड। 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, दैट इज ब्यूटाइल, एंड साथ में अमोनियम क्लोराइड। सो द नेम वुड बी ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड पार्ट, C2H5 whole thrice. C2H5 whole thrice N plus HCl।
So again it would be C2H5 whole thrice NH plus and Cl minus this would be triethyl ammonium chloride. ठीक है, ट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड. क्लियर? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. गलत बनाया था वहां पे, मेरे ख्याल 4 कार्बन थे, 3 थे, आई डोंट नो. रिएक्टेंट में कितने हैं? प्रोडक्ट में भी 3 होंगे, फिर तो हो जाएगा प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड. तो इट वुड बी प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड. चलो आओ 5th क्वेश्चन पे आते हैं. मैं एक पढ़ 5th क्वेश्चन बेटा. Write reactions of the final alkylation product of aniline with excess of ethyl iodide in the presence of sodium carbonate solution. Write reaction of the final product of aniline with excess of methyl iodide in the presence of a base that is Na2CO3. Final alkylation product बताना है बेटा. So this is aniline and I am reacting it with CH3I in presence of a base that is Na2CO3. इसके प्रेजेंस में वेरी इजी. हर बार क्या करेंगे, एक CH3 आता रहेगा और एट द लास्ट क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी हमारी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा बेटा, इट वुड बी NHCH3. सेकेंड स्टेप में फिर से CH3I से रिएक्ट होएगा इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3. देन इट वुड बी NCH3CH3. देन अगेन CH3I से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3. then it would be N plus I minus CH3 whole thrice. नेम क्या होगा बताएगा कोई? What would be the name of this? हाँ जी, हाँ जी, क्या होगा? सोच रहे हो? जल्दी सोचो थोड़ा सा. दोनों साथ में ही सोच रहे होगे मुझे लग रहा है. क्या होगा रिद्धि? सोच रहे हैं तो भी बेटा तीनों साथ में सोचो. तू भी सोच रही है बेटा? चारों साथ में सोच रहे हो मिलके? टेट्रा का मतलब होता है 4. वो तो है नहीं यहाँ पे. हाँ जी, नहीं 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 नहीं. तीन CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं N पे. सो पहली बात वी हैव टू मेंशन इट N, N ट्राइमिथाइल. और बेंजीन विद N इज गिवन द नेम ऑफ aniline. So it would not be ammonium chloride iodide, it would be anilinium iodide.
Anilinium iodide. So N, N trimethyl anilinium iodide. This should be the case. ठीक है, कंबाइंड चारों सोच के भी नहीं बता पाए, सोचो एक साथ सोच के भी। तो टेट्रा कहाँ है? उसके बाद ठीक बोल रही थी टेट्रा के बाद सारा। फिर या तो ये हो तो बोल के, हाँ सर ट्राई की जगह बस मैंने टेट्रा बोल दिया और तो सब ठीक था। अब आपने सर टेट्रा ही मना कर दिया था तो मैंने इसलिए बोला ही नहीं आगे, जबकि मैं यही बोलने वाली थी सेम। आयोडाइड भी होगा या नहीं होएगा ये बता, होगा ना, ठीक है फिर क्लियर है। दिस इज द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट। अब वो आपको मेंशन करते हैं, अगर 2 moles ऑफ CH3 आई या 3 moles ऑफ CH3 आई, जितने भी मेंशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाते, बट सिंस दे हैव मेंशनड यू द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट, सो वी हैव टू फॉर्म टिल द सॉल्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। जब तक सॉल्ट नहीं बनेगा तब तक हम नहीं स्टॉप कर सकते, नहीं, सारे स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे, हर सब्सिक्वेंट स्टेप पे आप आगे प्रोसीड करोगे। क्लियर? हाँ जी, पूछना है कुछ? पक्का? चलो आगे 6th क्वेश्चन छोड़ दो अभी, 9th क्वेश्चन छोड़ दो अभी। 7 छोड़ने का मतलब ये नहीं है करना नहीं है, अभी के लिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, उसको कैंसिल मत कर देना कि हाँ कोर्स में ही नहीं है या करना नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th और 9th, वो क्योंकि पूरे के पूरे मुझे कराने हैं आपको, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 7 शायद हम लोगों ने कर रखा है, यू कैन सी टू इट। आपको बोला है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो, इट्स बाय द हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन। 8th क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पूरा कर रखा है, इफ यू विल सी द नेम रिएक्शंस आर देयर एंड द नेम रिएक्शंस आर, सबसे पहले आपके पास है कार्बाइल अमाइन, हमने कर रखी है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। सेकंड है डायazotization, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फॉर्म करने वाली रिएक्शन इज डायazotization। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पढ़ी हुई है हमने। कपलिंग रिएक्शन आज क्लास स्टार्ट करते हुए भी बताई थी, लास्ट क्लास में भी लास्ट रिएक्शन हमने कपलिंग पढ़ी थी, जिसमें 2 कलर की डाइज हमने पढ़ी थी, ऑरेंज डाई और येलो डाई। एमोनोलिसिस आज भी रिएक्शन करी है एमोनोलिसिस की, ये रही एमोनोलिसिस वाली रिएक्शन, this is ammonolysis reaction, question number 10th, this was the ammonolysis, ammonia reacted with alkyl halide gives the final product and that reaction is ammonolysis। फिर बोल रहे हैं acylation, ये रहा acylation का part, this one is acylation, this one is acylation, both are acylation। और लास्ट में बोल रहे हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, दिस आल्सो वी हैव डिड विद, ठीक है। नाउ हाँ मेरे बच्चा, कार्बाइलमाइन टेस्ट पढ़ा था ना हमने, 6th रिएक्शन देखो, आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं पढ़ा था, वही है। नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th यू वुड बी डूइंग बाय योर ओन, जल्दी से आप स्टार्ट करो एंड आई वुड बी हेल्पिंग यू आउट, क्या करना है उसमें, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो स्टार्ट विद इट।